पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी वो जिन औरतों को बच्चे नहीं होते उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था। और वो जिस भी बांझ औरत का इलाज करती वो प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और उसकी वह बात मैंने मान भी ली, क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती कि टेरेस पर सिर्फ वो औरतें ही जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहन रखा हुआ हो। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहन कर ऊपर टेरेस पर चला गया और सामने जो देखा तो मैं सन्न रह गया, क्योंकि मेरा नाम शेखर है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास, पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने एक अक्ल लड़ाई और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू कर दिया, जहां वो उन औरतों का इलाज करती थी जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई ज्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस दो ही औरतें आई थी, पर हैरान करने वाली बात ये थी कि वो दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वो ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वो चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2-3 औरतें बुर्का पहने हुए ऊपर टेरेस पर चली गई। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों औरतें नीचे आई और चली गई और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी सरिता भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स पहने हुए थे डस्टबिन में डाल दिया। मैंने उसे देखा तो वह भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि सरिता, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मैंने ऐसी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वो मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर मैं उसका पति हूँ। कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो वह 1 या 2 औरतों का ही इलाज करती थी, पर अब वो दिन में करीब 20 से 25 औरतों का इलाज करती है। अकेले को ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उसका ब्लड सैंपल लेता। उसके ट्रीटमेंट के करीब 3-4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वह हर बात हंसकर टाल देती। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट न होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा कमाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काफी सालों से बेरोजगार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी वो अलग, और मैं बेरोजगार था, इसलिए वो मुझे बार बार ताने मारती थी। कई बार वो मुझसे लड़कर मायके चली जाती थी और फिर उसने खुद ही कुछ करने की सोची। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि सुरेश, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। मैंने कहा, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वो बोली, तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। मैं मुंह सीधा करके
वहाँ से चला गया। आखिर मैं उससे टेरेस पर 2 कमरे का क्लिनिक तैयार कर ही लिया। उसने कहा कि जिन औरतों को बच्चे नहीं होते मैं उनका इलाज करूँगी। शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वह अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले भी यही सब जानने में लगा रहता कि आखिर वो यह सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचता कि अगर वो ये सब कर रही है तो किसके लिए, अपने घर के लिए ना। मेरे माता पिता को गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन नैना की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में सरिता से भी बात की और उसने अनसुना कर दिया, और इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले नैना ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे ननद के रिश्ते के नाम पर बहुत अधिक परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और सरिता पर हाथ उड़ा देता था, और ये सरिता को अच्छी तरह से याद था, और शायद इसलिए वो नैना का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सरिता का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर सरिता कैसा इलाज करती है, और मुझे नींद नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्का पहने हुए आई और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन 2 औरतों को क्या परेशानी थी जो सरिता दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वे दोनों रोज क्लिनिक आती थी। 3-4 घंटे के बाद वह औरत नीचे आई और उसी के पीछे पीछे ही वो 2 औरतें भी नीचे आ गई। वह औरतें जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही हैं, आपकी जो कोई दिक्कत है दूर हुई या नहीं? तभी उसमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आया कि उन औरतों का इलाज ये दोनों करती है और नाम सरिता का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में ही मेरी बहन नैना का फोन आया और वो रोते रोते कहती है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ वो मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फोन रख दिया और सभी औरतें जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, सरिता जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा करके मैंने नैना के बारे में उससे बात की। तब वो बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वो किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वो बिना कुछ बोले हटकर वहाँ से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो पैसे कमाने में जो लगी थी, उसकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद नैना रोती रोती घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो पर भाभी को कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वो मुझे तलाक देने वाला है। ये सब सरिता सुन रही थी और उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरिता के सामने हाथ जोड़े और कहा, नैना ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम इसका इलाज कर दो वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम नैना की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था, पर क्यों तुम उसका इलाज नहीं कर सकती? ये मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती और ऊपर क्लिनिक में
चली गई। कुछ दिनों के बाद नैना का तलाक हुआ और वो हमारे पास आ गई। मुझे सरिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता करना था कि उसने नैना का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो नैना सरिता का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी। भैया, क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया? और वह उस पर नज़र भी रखती। मैंने उससे कहा, यह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई बात तो है जो उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वो लोगों का इलाज नहीं कर रही है बल्कि उन्हें धोखा दे रही है। पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्का पहनी हुई औरत को देखा था। वो औरत नहीं, आदमी था। जब भी कोई औरत इलाज करवाने आती है, तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वो दोनों औरतें आती है। वो दोनों आदमी यानी पुरुष है। ज़रूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। नैना ने जो कुछ बताया था वो सुनने के बाद मेरे मन में भी शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही रहने के लिए कहा। इतने में ही मैंने नैना को फ़ोन करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। सरिता का क्लिनिक बहुत बड़ा और सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो सरिता को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरत है जो इलाज करने के लिए आई है। सरिता बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्द आ गई। यह फाइल लो और इसका नाम लिख लो। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इसे बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। ये सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर सरिता थोड़ा डर सी गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। तब सरिता कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने हमारा क्या हाल किया था, तुम्हें तो पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरत का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक NGO चलाती थी जहां उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते थे, और बिन बाही लड़कियां भी इनके NGO में अपने बच्चों को दे जाया करती थी। वो उन बच्चों की देखभाल करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने अपने 2 नौकर दिए थे। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती तो मैं उसे साफ साफ बता देती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है, मैं कोई इलाज नहीं करती। तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 7 महीने अपने पति से दूर रहना है और अपने पेट से एक बेल्ट मैं दूंगी, उसे बांध कर रखना है। उससे सबको लगेगा कि तुम पेट से हो। और उस औरत के पति का ब्लड ग्रुप ले लेती थी और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती। मैं नैना का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको ये सब पता न चल जाए। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ न होती। अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से तो जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें माँ बाप भी मिल जाते हैं और जिन्हें बच्चा नहीं होता उन माँ बाप की गोद भर जाती है, और इस तरह से कितनी ही औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। नैना और सरिता की आंखों में आंसू आ गए और मुझे आज मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.